फर्स्ट पार्ट की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड सूजियों को देखते हैं जो स्कूल में बैठी पढ़ रही थी। तभी एक लड़की उसे देखकर अपनी फ्रेंड से कहती है कि देखो सूजियों अभी भी पढ़ रही है। तो वो लड़की कहती है कि यह कितनी अननोइंग है, ये तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो गई है। तभी एक लड़की आकर सभी को बताती है कि टीचर ने कहा है कि तुम सब अब घर जा सकते हो। ये सुनकर सूजियोंग अपना सामान पैक करती है और जब जाकर अपना अम्ब्रेला उठाती है तो देखती है कि किसी ने उसके अम्ब्रेला पर कुछ लिख दिया था और उसे फाड़ भी दिया था। तभी पहले वाली लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है कि कहीं मैंने ये सब ज्यादा तो नहीं कर दिया, कहीं ये हमें आकर कुछ कहेगी तो नहीं। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, उसके पास ना पैसे और ना ही कनेक्शंस हैं और ना ही मॉम। इस पर दोनों हंसने भी लग जाती हैं। तभी सूजियोंग आकर उसकी बुक पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे पास तो मॉम एंड कनेक्शंस दोनों हैं तो तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसकी बुक विंडो से बाहर फेंक देती है। ये देखकर वो लड़की गुस्से में कहती है कि तुम पागल हो गई हो। तो सूजियोंग कहती है कि मुझसे पंगा मत लो, तुम मुझे हरा नहीं सकती, और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लड़की फिर से उसे रोक लेती है। तो सूजियोंग उससे कहती है कि उस बुक में एक्सपेंसिव ट्यूटर्स के नोट्स है ना, तुम्हें जल्दी जाकर उसे उठा लेना चाहिए वरना वो सारे भीग जाएंगे। बाहर आकर सूजियोंग वही अम्ब्रेला लेकर जाने लगती है। तभी एक लड़का सूजियोंग कहकर आवाज लगाता है। सूजियोंग को लगा कि वो उसे बुला रहा है, पर तभी पीछे से एक लड़की भागती हुई आती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर सूजियोंग थोड़ा सा सैड हो जाती है और हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुनने लग जाती है। तभी वो रोड क्रॉस करने के लिए रुकती है और कुछ स्टूडेंट्स उसका अम्ब्रेला देखकर हंसने लग जाते हैं। उस पर लिखा था कि अननोइंग सूजियोंग, पर सूजियोंग को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मन में कहती है कि मैं बिना प्रॉपर अम्ब्रेला के भी स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं यही मानना चाहती थी कि इस दुनिया में कोई है जिस पर मैं रिलाई कर सकती हूँ, जो मेरे साथ इस बारिश में चलकर जाएगा। जैसे कि फर्स्ट लव। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजियोंग घर पहुंच गई थी। वो अपने भाई सुबिन से पूछती है कि क्या तुमने स्कूल लंच की पेमेंट नहीं की थी, तुम्हारी टीचर ने मुझे कॉल किया था। जिस पर वो कहता है कि मैं भूल गया था। तो सूजियोंग कहती है कि तुम ये भूल कैसे सकते हो, और फिर उसका सामान समेटने लग जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि डैड बिजी है, इसलिए मुझे ये सारी बातें बता दिया करो। इस पर सुबिन कहता है कि डैड मुझे पॉकेट मनी देना भूल गए हैं, इसलिए कुछ पैसे दे दो। ये सुन सूजियोंग गुस्से में कहती है कि तुम मुझे अभी यह सब क्यों बता रहे हो, और फिर थोड़े से पैसे उसे देते हुए कहती है कि अभी के लिए ये रख लो और अपना सम्मान ठिकाने पर रखा करो। आगे हम देखते हैं कि उसने वो अम्ब्रेला बाहर फेंक दिया था और अपने रूम में आकर सो गई थी, पर सुबिन अभी भी गेम खेल रहा था। सुबह कोई बहुत जोर से चिल्लाता है जिससे सूजियोंग की नींद खुल जाती है। वो जल्दी से बाहर आकर देखती है कि सुबिन अभी भी गेम खेल रहा था। ये देखकर सूजियोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सीधा जाकर सुबिन को बालों से पकड़ लेती है और कहती है कि तुम सारी रात जाग कर गेम्स खेलते रहे हो, क्या तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल अफोर्ड कर सकते हो। ये सारी आवाजें सुनकर सूजियोंग का डैड भी वहाँ आ जाता है। वो उनसे कहती है कि क्या आप इसे हमेशा ऐसे ही गेम्स खेलते रहने दोगे, इसे अभी घर से निकाल दो। उसके डैड धीमी सी आवाज में उसे सुबिन को छोड़ने के लिए कहते हैं, पर सूजियोंग और जोर से उसके बालों को खींचने लग जाती है, पर सुबिन अपने आप को जैसे तैसे छुड़ा लेता है। सूजियोंग जब अपने हाथ खोलकर देखती है तो उसमें सुबिन के बहुत सारे बाल थे। ये देखकर वो घबरा जाती है और अपने डैड को आवाज लगाती है, पर उसका डैड तुरंत अपने कमरे में वापस चला जाता है। वो इन दोनों की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था। सुबिन फिर सूजियोंग से कहता है कि तुमने मेरे इतने सारे बालों को उखाड़ दिया है, अगर मैं टकला हो गया तो क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। और फिर से कंप्यूटर के आगे बैठ जाता है और कहता है कि अब मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा, मुझे टॉप लेवल पर पहुंचना है। ये सुनकर सूजियोंग पूछती है कि यह सब करने का मतलब क्या है, इससे वो तुम्हें खाना देंगे क्या, स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ना चाहिए। इस पर सुबिन कहता है कि मेरे बाकी सभी फ्रेंड्स टॉप लेवल्स पर पहुंच गए हैं, इसलिए अब मुझे लो लेवल का होने की वजह से नीचा दिखा रहे हैं। ये सुनते ही सूजियोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सुबिन को चेयर से उठाकर खुद वहां बैठ जाती है और कहती है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें नीचा दिखाने की, और फिर गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। और ऐसे ही अगले दिन की सुबह हो गई थी। सुबिन जब सोकर अपने कमरे से बाहर आता है तो वो सूजियोंग से पूछता है कि क्या तुम सारी रात जागती रही थी। सूजियोंग कहती है कि मैंने ये हीला बनने का सोचा ही क्यों, इससे तो एक ड्रैगन भी नहीं मर रहा। और फिर सुबिन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो सुबिन कहता है कि अकेले मत खेलो, टीम बनाकर खेलो। इस पर सूजियोंग कहती है कि टीम बनाने के लिए कोई इतना स्ट्रॉन्ग मिल ही नहीं रहा, और फिर कहती है कि तुम सिर्फ 3 दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें पक्का टॉप लेवल पर पहुंचा दूंगी। और फिर हम देखते हैं कि सीन ऐसा बन जाता है जैसे सूजियोंग रियल लाइफ में उस गेम में जाकर खुद खेल रही हो। वो वहाँ पहले छोटे मोटे टास्क कंप्लीट करती है। तभी उसे वहाँ भेड़ियों को मारने का टास्क मिलता है जो गांव वालों को परेशान कर रहे थे, और सूजियोंग उस टास्क को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी वहाँ पर एक भेड़िया पीछे से सूजियोंग पर अटैक करने ही लगा था कि सूजियोंग उसे देख लेती है और वो भी उस पर पलटवार करने लगती है कि तभी वहाँ पर एक मास्क मैन आकर बहुत ही स्टाइल में उस भेड़िए को मार देता है। और यही हमारी इस कहानी का मेन लीड बैन जू यून है।
और गेम में इसका नाम ब्लैक ड्रैगन है और यह 77th लेवल पर है। ये देखकर सू जियोंग उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरी जगह पर क्या कर रहे हो। तो जू हियोन पूछता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो। तो सू जियोंग कहती है कि क्या और कोई है यहाँ पर, यह मेरी जगह है। ये सुनकर जू हियोन सू जियोंग से कहता है कि तुम कितनी सिली हो जो यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर रही हो, क्या तुम इस गेम की शेयर होल्डर हो। इस पर सू जियोंग कहती है कि क्या तुम में कोई बिजनेस एटिकेट्स नहीं है, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर जू हियोन कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो सू जियोंग कहती है कि क्या तुम में कोई मैनर्स नहीं है, तुम्हारी एज क्या है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। इस पर जू हियोन कहता है कि अगर तुम इतनी ही क्यूरियस हो मेरी एज जानने के लिए तो पहले अपनी बताओ। इस पर सू जियोंग बता देती है कि मैं 19 इयर्स की हूँ और कहती है कि तुम एलिमेंट्री स्कूल में हो ना, क्योंकि तुम में कोई मैनर्स नहीं है। पर जू हियोन आगे से कहता है कि मैं 22 इयर्स का हूँ। ये सुनकर सू जियोंग कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, अपना फोन नंबर दो, हम रियल लाइफ में भी खेल लेते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं। जू हियोन सू जियोंग से कहता है कि साइड हटो, लो लेवल में बहुत बिजी हूँ, और फिर जाकर एक एक करके उन सभी भेड़ियों को मारना शुरू कर देता है। तभी कुछ भेड़िए सू जियोंग के पीछे भी आ जाते हैं। सू जियोंग उन पर अटैक करने की कोशिश करती है पर उसके अटैक से उन भेड़ियों को बहुत ही कम डैमेज पहुंच रहा था, और उधर जू हियोन एक एक करके सभी भेड़ियों को मारता जा रहा था। पर इससे उसकी एचपी बहुत ज्यादा कम हो गई थी और उसकी एचपी बढ़ाने वाला पोर्शन भी खत्म हो गया था। तभी वो देखता है कि सू जियोंग बिना कोई पोर्शन पिए अपने आप को हील कर लेती है। ये देखकर वो कहता है कि एक हीलर को पोर्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती, और फिर सू जियोंग को टीम बनाकर खेलने की रिक्वेस्ट भेज देता है और सू जियोंग उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। इसके बाद वो दोनों साथ मिलकर उन भेड़ियों को मारना शुरू कर देते हैं। और जब जू हियोन की एचपी बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी तो सू जियोंग पीछे से आकर उसको टच करती है और इससे उसकी एचपी फुल हो जाती है। तभी एक भेड़िया पीछे से सू जियोंग पर अटैक करने ही लगता है कि जू हियोन सू जियोंग को बचाते हुए बहुत ही स्टाइल में उस भेड़िए को मार देता है। ये देखकर तो सू जियोंग भी उससे इम्प्रेस हो गई थी। तभी वहाँ पर सबसे खूंखार रेड वुल्फ जानी की लाल भेड़िया आ जाता है और उन पर अटैक करता है। वो दोनों उसके इस अटैक से बच गए थे। फिर वो साथ आकर अपनी पावर को कंबाइन करके उस रेड वुल्फ पर अटैक करते हैं और उसे वही एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद जू हियोन सू जियोंग को कहता है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो सू जियोंग कहती है कि तुम भी इतने बुरे नहीं हो, बस थोड़े से रूड हो। तो इस पर जू हियोन कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा रूड ना होने की, तुम्हें मेरा पार्टनर बन जाना चाहिए। और फिर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और गेम में भी उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, जिसे सू जियोंग एक्सेप्ट कर लेती है और उससे हाथ मिला लेती है। इसके बाद वो दोनों मार्केट में आते हैं। वहाँ पर अल्टीमेट प्रो नाम की एक लड़की आती है जो 80 लेवल पर थी, और टीवी नाम का आदमी जो 68 लेवल पर था, और एक और बीन बग नाम का प्लेयर जो 78 लेवल पर था। ये सभी एक टीम है जिसका नाम इन्होंने फेटल अटैक रखा है। उन सबको देखकर सू जियोंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जू हियोन फिर सू जियोंग को बताता है कि यह हमारे टीम के मेंबर्स हैं और उन्हें कहता है कि यह वही हीलर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वो सभी फिर सू जियोंग को कहते हैं कि हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है, हमारा सिर्फ एक ही गोल है, जीतना। इसके बाद वो सभी खाने पीने लग जाते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि जू हियोन 99th लेवल पर पहुँच गया था। उसके साथ ही सू जियोंग भी 99 लेवल पर पहुँच गई थी। ये देखकर अल्टीमेट प्रो उनको कंग्रेचुलेट करती है टॉप लेवल पर पहुँचने के लिए और सू जियोंग को पिम्प कहकर बुलाती है। ये देखकर टीवी उसे बताता है कि वो पिम्प नहीं प्रिंस है। ये देखकर अल्टीमेट प्रो जल्दी से सू जियोंग को सॉरी बोलती है कि मुझसे टाइपिंग में गलती हो गई। टीवी फिर सू जियोंग को कहता है कि तुमने और जू हियोन ने मिलकर साथ में कितना अच्छा प्ले किया था। ये कितनी शेम की बात है कि अगर तुम प्रिंस ना होकर एक लड़की होती तो तुम दोनों की शादी हो सकती थी। ये सुनकर सू जियोंग उनको बता देती है कि मैं एक लड़की ही हूँ, इसलिए मुझे प्रिंस कहकर बुलाना बंद करो। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अल्टीमेट प्रो कहती है कि तुम्हारा अवतार और आईडी देखकर मैंने सोचा था कि तुम एक आदमी हो। इस पर सू जियोंग बताती है कि मेरे भाई ने यह आईडी बनाई थी, वो थोड़ा सा चाइल्डिश है। ये सुनकर टीवी कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम प्रिंस ना होकर एक प्रिंसेस हो, क्या आपसे मैं तुम्हें प्रिंसेस कहकर बुलाऊं? तो सू जियोंग कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग मुझे स्ट्रॉबेरी कहकर बुला सकते हो, यही मेरी असली आईडी है। ये सुनकर बीन बग कहता है कि स्ट्रॉबेरी नाम कितना क्यूट है। टीवी फिर कहता है कि तुम दोनों गेम में तो शादी नहीं कर सकते पर रियल लाइफ में कर सकते हो। ये सुनकर सू जियोंग शर्मा जाती है। इसके बाद वो दोनों नदी के किनारे जाते हैं और नदी में पत्थर फेंकने लग जाते हैं, ये देखने के लिए कि किसका पत्थर सबसे दूर जाता है। थोड़ी देर ऐसे ही खेलने के बाद वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। जू हियोन सू जियोंग को पूछता है कि तुम अपने भाई के नाम से क्यों खेल रही हो? तो सू जियोंग उसे बताती है कि पहले वो ये गेम खेला करता था, टॉप लेवल पर पहुंचने के लिए मैंने उसकी मदद करनी स्टार्ट कर दी ताकि उसके फ्रेंड्स उसे नीचा ना दिखाएं। ये सुनकर जू हियोन कहता है कि तुम अपने भाई से बहुत क्लोज होगी। तो सू जियोंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो बस थोड़ा सा इमेच्योर है और हमारी मॉम की डेथ हो चुकी है और हमारे डैड हमेशा बिजी रहते हैं, इसलिए बहन होने के नाते मैं उसकी केयर करती हूँ।
ये सुनकर जू यून पूछता है कि तो फिर तुम्हारी केयर कौन करता है? तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई है, तुम्हारे डैड हमेशा बिजी रहते हैं और तुम्हारा भाई भी इमेच्योर है। इस पर सू जियोंग कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सब कुछ खुद ही कर लेती हूँ। जू यून कहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारी केयर करूँगा। सब कुछ खुद करना बहुत ही टायरिंग एंड लोनली होता है, चाहे आप इसमें कितने भी अच्छे ही क्यों ना हो। ये सुनकर सू जियोंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जू यून फिर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अकेले रहने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर सू जियोंग कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। मुझे हमेशा से ही एक बड़ा भाई चाहिए था, ना कि छोटा। तब मैं सोचती थी कि मैं उस पर रिलाई कर सकूंगी। इस पर जू यून कहता है कि तुम मुझ पर रिलाई कर लो। तो सू जियोंग खुशी खुशी ठीक है बोल देती है और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है? तो जू यून बताता है कि मैं अपनी फैमिली में अकेला चाइल्ड हूँ। इस पर सू जियोंग कहती है कि अच्छा, तो इसी वजह से आपको पता है कि अकेला रहना कितना लोनली है। जू यून कहता है कि हाँ तुम ये कह सकती हो, और सच बताऊं तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं है। ये सुनकर सू जियोंग थोड़ी सी शॉक हो जाती है और फिर कहती है कि अब से हम ऐसा करते हैं, तुम मुझ पर रिलाई कर लो और मैं तुम पर। इस तरह से हम दोनों लोनली फील नहीं करेंगे और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। और जियोंग और बानजू दोनों प्लान बनाते हैं कि अब से वो दोनों हर रोज 8 बजे गेम खेला करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दोनों हर रोज गेम खेलते, बहुत सारी बातें करते और उनकी दोस्ती भी और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। सू जियोंग स्कूल में भी उसी के बारे सोचा करती थी और खुश हो जाया करती थी। उन दोनों का म्यूजिक टेस्ट भी सेम ही था। न्यू ईयर वाले दिन सू जियोंग सबसे पहले बानजू को ही विश करती है और पूछती है कि तुम्हें बाकियों ने बता दिया ना हमारी टीम गैदरिंग के बारे में? हम फाइनली एक दूसरे से रियल लाइफ में मिलेंगे। इस पर बानजू का रिप्लाई आता है कि मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, और यह पढ़कर सू जियोंग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। आगे फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन उन सभी ने मिलने का प्लान बनाया था। सू जियोंग तैयार होकर सबसे पहले रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। वो अभी जाकर चेयर पर बैठी ही थी कि वहां पर अल्टीमेट प्रो आ जाती है, जिसका रियल नेम हाजिन है। सू जियोंग उसे देखकर पूछती है कि क्या आप ही अल्टीमेट प्रो हो? जिस पर वो हाँ बोलती है और कहती है कि तुम तो सच में बहुत क्यूट हो स्ट्रॉबेरी। तो सू जियोंग कहती है कि आप भी बहुत प्रिटी हो। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो दूर से ही स्ट्रॉबेरी कहकर आवाज लगाता है और कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसे देखकर सू जियोंग का चेहरा उतर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यही ब्लैक ड्रैगन है। वो फिर उससे पूछती है कि क्या तुम ब्लैक ड्रैगन हो? तो हाजिन उसे बताती है कि नहीं, ये टीवी है। ये सुनकर सू जियोंग की सांस में सांस आती है और वो फिर टीवी से कहती है कि आप बिल्कुल मेरे होम रूम टीचर की तरह लग रहे हो। तभी वहाँ एक और आदमी आता है और उसे ब्लैक ड्रैगन समझकर सू जियोंग खुश हो जाती है। पर हाजिन उसे बताती है कि यह बीन बग है और फिर उन सभी से पूछती है कि ब्लैक ड्रैगन कब आएगा, और सू जियोंग को बताती है कि हम भी उसे पहली बार ही मिल रहे हैं। और टीवी भी बताता है कि वो पहले ऐसी किसी भी टीम गैदरिंग में नहीं आया। लगता है कि आज वो सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आ रहा है। इस पर सू जियोंग मुस्कुराते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो टीवी कहता है कि तुम दोनों एक बहुत अच्छा कपल बनोगे, क्योंकि मैंने सुना है कि ब्लैक ड्रैगन बहुत हैंडसम है। ये बात सुनकर बीन बग उससे पूछता है कि तुम्हें ये किसने बताया? तो टीवी कहता है कि उसने खुद ने। हाजिन फिर कहती है कि मुझे कॉल करके उससे पूछ लेना चाहिए कि वो कहाँ पर है। तभी रेस्टोरेंट में एक और लड़का आता है और वो उनकी ही तरफ बढ़ रहा था। सू जियोंग उसे देखकर खुशी के मारे खड़ी हो जाती है, पर वो ब्लैक ड्रैगन नहीं, कोई और ही था। और उसके ठीक पीछे एक और लड़का था जो दिखने में बहुत ही यंग था और उसने कपड़े भी बहुत वियर्ड से पहने हुए थे। उसे देखकर तो सू जियोंग की खुशी एकदम गायब हो जाती है। असल में यही हमारी इस कहानी का मेन लीड बानजू है, जानी कि ब्लैक ड्रैगन। वो फिर उन सभी को बताता है कि मेरा नाम ब्लैक ड्रैगन है। ये सुनकर सू जियोंग तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या सच में तुम ही ब्लैक ड्रैगन हो? उससे तो अब कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी ही बहुत शौक में बैठे थे। टीवी कहता है कि यह ब्लैक ड्रैगन तो एक मिडिल स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है। इसने हम सभी को बेवकूफ बनाया है। अब हम क्या करें? हाजिन सू जियोंग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, पर सू जियोंग आगे से कोई जवाब नहीं देती। बानजू फिर वहाँ आकर सभी को कहता है कि मैंने बिल पे कर दिया है। ये सुनकर हाजिन पूछती है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तो बानजू उसे चुप करवाते हुए कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो। टीवी फिर उससे पूछता है कि अगर तुम 2006 में पैदा हुए थे तो फिर तो तुमने अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी कर ली होगी। इस पर बानजू हाँ बोल देता है। तो हाजिन उससे पूछती है कि तुम्हारा मिलिट्री में रैंक क्या था? ये सुनकर बानजू थोड़ा सोचता है और कह देता है कि मैं एक सार्जेंट था। उसकी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता। तभी बीन बग कहता है कि क्यों ना हम सब कैरियोकी चले। हाजिन तो तुरंत मना कर देती है वहाँ जाने से। पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी कैरियोकी के रूम में बैठे थे और बानजू गाना गा रहा था। उसकी आवाज बहुत ही बेसुरी थी। ये देखकर टीवी सू जियोंग से पूछता है कि अब हम इसका क्या करें? पर सू जियोंग तो बस रोई जा रही थी और ब्लैक ड्रैगन के साथ गेम में बिताई हुई मेमोरीज को याद कर रही थी। और ऊपर से बानजू की बेसुरी आवाज सू जियोंग को और ज्यादा परेशान कर रही थी और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तभी बानजू की कैप नीचे गिर जाती है और उसके बालों की विग उड़कर सीधा सू जियोंग की झोली में जाकर गिरती है।
ये देखकर सू जियोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से म्यूजिक बंद कर देती है। म्यूजिक बंद होने के कारण जब बानजू का ध्यान सू जियोंग की तरफ जाता है तो वो उसके हाथ में अपनी बालों की विग देखकर बहुत घबरा जाता है और बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं अभी अभी मिलिट्री से वापस आया हूँ, इसलिए बुरा ना दिखूं, इस वजह से यह विग पहनी थी। पर सू जियोंग तो सीधा सीधा उसे चुप होने को कह देती है और कहती है कि तुम एक मिडिल स्कूलर हो ना। तो बानजू कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। पर सू जियोंग उसे कहती है कि तुम एक लायर और स्कैमर हो जो अभी कल ही पैदा हुआ है, और गुस्से में उसके ऊपर विग फेंक कर वहाँ से चली जाती है। बानजू भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। वहाँ पर सू जियोंग की हील्स भी टूट गई थी। तभी बानजू उसके सामने आकर कहता है कि मेरी बात तो सुन लो, तुम सही हो, मैं सिर्फ 15 साल का हूँ। ये सुनकर तो सू जियोंग उसे गाली दे देती है। बानजू कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं बस अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहता था, इसलिए मैंने ये झूठ बोला था। मैं तुम्हें बाद में इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि मुझे पता था कि तुम अपनी लाइफ में एक ओल्डर इंसान चाहती हो, पर तुम्हें यह एज मैटर क्यों करती है, हमारा उसके बिना भी तो एक कनेक्शन है। उसकी यह सारी बातें सुनकर वहाँ खड़े और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि यह कितना कूल है। सू जियोंग को तो ये सब देखकर बहुत एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। तभी बानजू कहता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, मैं लोनलीनेस के अंधेरे में फंसा हुआ हूँ और अब सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ वो दोनों लड़कियां भी आ जाती हैं जिन्होंने स्कूल में सू जियोंग का अम्ब्रेला फाड़ा था। बानजू फिर अपने गले का लॉक वाला पेंडेंट उतार कर उसे प्रपोज करते हुए कहता है कि प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो और मुझे आजाद कर दो। ये देखकर पास खड़े सभी लोग सू जियोंग को कहने लग जाते हैं कि उसे एक्सेप्ट कर लो, और वो दोनों लड़कियां भी पास खड़ी सू जियोंग का मजाक उड़ाते हुए हंस रही थी। सू जियोंग भी उन्हें देख लेती है और उसे इससे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो फिर बानजू को कहती है कि तुमने सही कहा कि एज मैटर नहीं करती, पर प्रॉब्लम तो तुम हो ब्लैक ड्रैगन, तुम्हारी प्रेजेंस से ही मुझे घिन आ रही है, तुम सर से लेकर पैर तक बहुत डिस्गस्टिंग हो, और सबके सामने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बानजू का उसकी यह सारी बातें सुनकर दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो वहीं सड़क पर बैठकर रोना शुरू कर देता है। तभी बानजू के 2 बॉडीगार्ड्स वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं कि आपके एकेडमी जाने का टाइम हो गया है, और जब बानजू उनकी बात नहीं सुनता तो वो दोनों जबरदस्ती बानजू को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सू जियोंग के फादर उसके कमरे के बाहर खड़े बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि कमरे से सू जियोंग के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। वो फिर सूबिन से पूछते हैं कि सू जियोंग को क्या हुआ है, तो सूबिन कहता है कि मुझे नहीं मालूम, वो तो इस वक्त गेम खेल रही होनी चाहिए थी। उधर हम देखते हैं कि सू जियोंग बहुत ज्यादा रो रही थी और कहती है कि मेरा पहला प्यार मेरी जिंदगी का सबसे डार्केस्ट फेज है। मुझे इसी दिन समझ आया था कि अगर आप किसी पर रिलाई करने की कोशिश करते हो तो और जोर से नीचे गिरते हो। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं 2024 का। यहाँ सू जियोंग कह रही थी कि आप अपनी लाइफ अकेले ही जीते हो, इसलिए मैंने हीलर बनने की बजाय किलर बनने का डिसाइड कर लिया है। और फिर एक आदमी को घसीटते हुए टेरेस पर लेकर आती है। वो उसे बार बार कह रहा था कि सू जियोंग प्लीज मुझे छोड़ दो, पर वो कहती है कि मैं आपको नहीं छोड़ सकती, अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो आप यहाँ से चले जाओगे, और रोते हुए कहती है कि मैं अब से अच्छा बिहेव करूंगी। जिस पर वो आदमी उसे कहता है कि तुम कुछ भी मत करो, तुम हर सुबह मुझे कॉल करती हो, हर वीकेंड पर आ जाती हो, क्या तुम्हें किसी वर्कहॉलिक गोस्ट ने अपने कब्जे में करके रखा है? मैं आज तक कभी तुम जैसी लड़की से नहीं मिला, तुम्हें देखते ही मेरी रूह कांप जाती है और मैं तुम्हारी वजह से ही यह जॉब छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनकर सू जियोंग कहती है कि क्या सिर्फ यही एक कारण है जो तुम ये जॉब छोड़कर जा रहे हो, और फिर उसको छोड़ देती है और कहती है कि यही कारण है कि मैं पागल होती जा रही हूँ, मुझे हमेशा तुम्हारे जैसे ही बॉसेस मिलते हैं। और फिर उसे गुस्से में कहती है कि मत जाओ। आगे हम 2 लोगों को चेस खेलते हुए देखते हैं। यहाँ एक आदमी दूसरे को मिस्टर किम कहकर बुलाता है और पूछता है कि क्या तुमने चेयरमैन के ग्रैंडसन का पता किया कि वो कौन है? जिस पर किम उसे बताता है कि उसका नाम बानजू है और उसने हार्वर्ड स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और उसके पास एक मास्टर्स की डिग्री भी है। इसके अलावा उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो अपने आसपास ज्यादा लोग नहीं रखता और मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद कभी पब्लिक में भी नहीं आया। किसी को ये भी नहीं पता कि वो दिखता कैसा है। ये सुनकर वो दूसरा वाला आदमी कहता है कि इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है। इस पर किम कहता है कि लगता है कि वो प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है और उन डायरेक्टर्स की भी जो अपनी फेक आइडेंटिटी बनाकर बैठे हैं। ये सब सुनकर वो दूसरा आदमी कहता है कि लगता है कि वो चेयरमैन का अकेला ग्रैंडसन होने के कारण काफी पावरफुल है। इस पर किम कहता है कि वो चेयरमैन के ग्रैंडसन की बजाय उनका कुत्ता ज्यादा लगता है। सक्सेसर बनने के लिए वो सब कुछ बोलता है जो चेयरमैन उसे बोलने के लिए कहती है। तो दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हारी बातों से वो कुत्ता कम और एक खूंखार भेड़िया ज्यादा लग रहा है, और फिर उसे जाने को बोल देता है। तभी वहाँ एक लेडी आती है जिसके साथ और भी बहुत सारे आदमी थे। किम उस लेडी को कहता है कि चीफ क्वान आप 3 मिनट लेट हो।
इस पर चीफ क्वान उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। ये सब देखकर वो दूसरा आदमी पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो और क्वान से पूछता है कि तुम कौन हो। तो क्वान कहती है कि हमें एक खबरी ने रिश्वत की रिपोर्ट करी है। इस पर वो पूछता है कि कौन सा खबरी और फिर किम को बुलाता है, पर किम कहता है कि मुझे ब्लेम मत करो, यहाँ पर बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद हैं। इसे सुनकर वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इसके बाद तुम यहाँ सर्वाइव कर पाओगे, क्या तुम मरना चाहते हो। तो किम उठकर उसे बताता है कि मैं कोई सेक्रेटरी किम नहीं हूँ, मेरा नाम बानजू है, चैविमन का ग्रैंडसन मैं ही हूँ। और फिर उसके कान में आकर कहता है कि नर्क की यात्रा अच्छे से करना। और फिर वो आदमी उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम योंगसिंग कंपनी का सीन देखते हैं जिसकी चेयरवुमन बानजू की ग्रैंडमदर है और फ्यूचर सक्सेसर बानजू है। यहाँ पर 3 वर्कर्स मिलकर हॉरर मूवी देख रहे थे। इनमें से इसका नाम जुनसू है, इसका नाम नाना है और इसका नाम सियोक हुई है। तभी वहाँ कोई चीज गिरती है जिसकी आवाज से ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जुनसू कहता है कि यह कितना स्कैरी था, तो नाना कहती है कि तुम्हें पता है कि इससे भी ज्यादा स्कैरी क्या है। तो सियोक हुई पूछता है कि क्या। तो नाना बताती है कि हमारी टीम लीडर, मुझे नहीं लगता कि वो आज रात भी घर वापस जाएंगी। इस पर सियोक हुई कहता है कि डायरेक्टर ने सडनली जॉब छोड़ दी है, इसलिए अब उन्हें देर तक काम करना पड़ेगा। वैसे तो एक हिसाब से उसने ही डायरेक्टर को बाहर निकाला है, वो भी तीसरी बार। ये सुनकर जुनसू उनसे पूछता है कि हमारी टीम लीडर डायरेक्टर्स को उनकी जॉब से कैसे निकलवा देती है। टीम लीडर तो डायरेक्टर के अंडर काम करता है। उसकी यह बात सुनकर सियोक हुई हंसता हुआ कहता है कि तुम यहाँ नए हो इसलिए तुम्हें ये सब नहीं पता, और फिर कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर उनकी सारी टीम बैठकर डिनर कर रही थी। उनका तब वाला डायरेक्टर एक एम्प्लॉय से कहता है कि तुम मुझे ड्रिंक सर्व करो, और सभी को कहता है कि ड्रिंक तो लेडी के द्वारा ही सर्व करी जाती है। और फिर धीरे से उसकी थाई पर भी हाथ रखने लगता ही है कि तभी सू जियोंग वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि आपका हाथ भी एक लेडी को ही ट्विस्ट करना चाहिए ना। और फिर उसका हाथ जोर से मरोड़ देती है और कहती है कि आप अभी मेरे साथ एथिक्स कमेटी चलिए, और फिर उसे खींचने लग जाती है। आगे हम एक मीटिंग रूम का सीन देखते हैं। यहाँ एक डायरेक्टर बैठकर स्मोक कर रहा था, तो एक एम्प्लॉय उसे कहता है कि इस बिल्डिंग में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। इस पर डायरेक्टर कहता है कि मैं स्मोक करना चाहता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्या तुम्हारी टीम लीडर सू जियोंग ने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया है? वैसे वो अभी है कहाँ पर? तभी हम देखते हैं कि सू जियोंग वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर चलाकर उस डायरेक्टर की तरफ कर देती है और कहती है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर कहीं आग लगी है, पर ये तो कोई यहाँ स्मोक कर रहा था। कितना घटिया है ये देखकर तो बाकी सभी एम्प्लॉइज हंसने लग जाते हैं और वो डायरेक्टर कहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम कर क्या रही हो? और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सियोक हुई जुनसू को ये सारी बातें बता रहा था। ये सुनकर जुनसू कहता है कि वो कितनी ज्यादा अमेजिंग है, तो सियोक हुई उसे बताता है कि इसलिए उनका निकनेम भी डायरेक्टर किलर है। इस पर नाना कहती है कि बस यह नया डायरेक्टर अच्छा हो, और सियोक हुई कहता है कि देखने वाली बात होगी कि क्या हमारा ये 4th डायरेक्टर हमारी डायरेक्टर किलर से बच पाएगा या नहीं। तभी वहाँ पर सू जियोंग आ जाती है और कहती है कि क्या तुम लोग इतने ही क्यूरियस हो? उसे देखकर तो वो तीनों जल्दी से अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। वो हंसते हुए उनसे कहती है कि अगर तुम्हारे पास इतना ही बकवास करने का टाइम है तो घर चले जाओ। उसकी यह बात सुनकर वो तीनों अपना अपना सामान पैक कर लेते हैं। सियोक हुई सू जियोंग से पूछता है कि आप घर कब जाएंगी? तो सू जियोंग कहती है कि मैं आज जल्दी ही चली जाऊंगी, उसके पहले बस नए डायरेक्टर के लिए ये रिपोर्ट बनानी है। इसके बाद हम बानजू को देखते हैं। वो क्वान से पूछता है कि चेयरवुमन का अगला ऑर्डर क्या है, तो क्वान उसे बताती है कि आगे आप डिपार्टमेंट स्टोर में जाएंगे और इस बार आपको इंटर्न या सेक्रेटरी नहीं हो बल्कि सीधे सीधे डायरेक्टर हो। और फिर उसे बधाई देती है उसके प्रमोशन होने पर और उसे डायरेक्टर बानजू कहकर बुलाती है। ये देखकर बानजू कहता है कि लगता है कि मैं फाइनली अपना नाम यूज कर सकता हूँ। क्वान फिर उसे योंगसिंग डिपार्टमेंट स्टोर की स्ट्रेटजी टीम का पेपरवर्क देती है। बानजू उसे पूछता है कि मेरी ड्यूटी क्या है, तो क्वान बताती है कि आपको सेल्स और प्रॉफिट दोनों को डबल करना पड़ेगा। ये सुनकर बानजू कहता है कि मुझे पसंद आया कि यह कितना सिंपल है, और फिर उन पेपर्स को देखने लग जाता है। वहाँ पर सू जियोंग का भी रिज्यूम था जिसकी साइड पर एक नोट पर लिखा गया था कि डायरेक्टर किलर। इतने सालों के बाद स्ट्रॉबेरी जानी की सू जियोंग को देखने के बाद बानजू उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता। क्वान फिर उसे बताती है कि अब आप जब इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन पर जा रहे हो तो चेयरवुमन ने आपको रूल्स को और ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा है। इसके बाद बानजू हमें एक एक करके चेयरवुमन के सारे रूल्स बताता है। पहला रूल था कि उसे पब्लिक में हमेशा परफेक्ट दिखना है। दूसरा, कुछ भी ऐसा नहीं करना जो उसकी रेप्यूटेशन खराब करे। तीसरा, वो सारी हैबिट्स को छोड़ना जो उसकी आइडियल बिजनेसमैन वाली इमेज को खराब करे। इसके बाद हम देखते हैं कि बानजू अपने कपड़े बदलकर एक जगह आया था और उसके कपड़े देखकर हमें पता चलता है कि बानजू असल में डबल लाइफ जीता है। वो अपनी ग्रैंड मदर के सामने पूरा सीरियस होता है और उनकी नजरों से दूर अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करता है। यहाँ वो अपने फेवरेट सिंगर के कॉन्सर्ट पर आया हुआ था और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था। तभी उसके पास क्वान की कॉल आती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बानजू अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था।
वो साथ में क्वान से पूछता है कि चेविमन को क्या हुआ कि वो कॉल पर बात भी नहीं कर सकती। तो क्वान कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा है कि एक इमरजेंसी है, आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, और इसके बाद कॉल कट कर देती है। आगे हम देखते हैं कि सू जियोंग सियोक हुई के साथ गाड़ी में होती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें आगे ड्रॉप कर दूंगी। इस पर वो ठीक है बोल देता है और फिर उससे पूछता है कि आप अपनी ये गाड़ी बदल क्यों नहीं देती, ये काफी पुरानी हो चुकी है। तो इस पर सू जियोंग कहती है कि यह अभी भी बिल्कुल ठीक काम करती है, पर सियोक हुई कहता है कि आपकी पोजीशन को ये सूट नहीं करती। तो सू जियोंग कहती है कि यह मेरी पोजीशन को बिल्कुल सूट करती है। उधर हम बान जू को देखते हैं जो रेड लाइट होने की वजह से वहाँ खड़ा हुआ था। तभी उसके मोबाइल पर क्वान का कॉल आता है जिसे उसने अपनी बैक सीट पर रखा हुआ था। वो जैसे ही फोन पकड़ने के लिए पीछे मुड़ता है कि तभी ग्रीन लाइट हो जाती है और बान जू गलती से ब्रेक पर से अपना पैर हटा लेता है, जिस कारण उसकी गाड़ी आगे खड़ी हुई गाड़ी में जाकर ठुक जाती है और वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि सू जियोंग की थी। ये देखकर बान जू बहुत परेशान हो जाता है। सू जियोंग जल्दी से बाहर निकलती है, पर बान जू अपनी गाड़ी में बैठा हुआ कहता है कि मेरे पास अभी इन सब के लिए टाइम नहीं है। तभी वो अपनी वॉच पर क्वान का मैसेज देखता है जिसमें लिखा था कि चेविमन आपका वेट कर रही है, और तभी उसे क्वान की वो बात याद आती है। यहाँ उसने कहा था कि चेविमन ने आपको रूल्स को और स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा है, और अगर पब्लिक को बान जू की डबल लाइफ पता चल गई तो उसकी इमेज पूरी तरह से खराब हो जानी थी। तभी सू जियोंग उसके पास आकर विंडो पर नॉक करके कहती है कि क्या तुम नीचे नहीं उतरोगे। ये देखकर बान जू जल्दी से अपने सनग्लासेस पहन लेता है ताकि किसी को उसका चेहरा पता ना चले, और बाहर आकर सू जियोंग को अपने लॉयर का कार्ड देते हुए कहता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इसलिए तुम मेरे लॉयर को कांटेक्ट कर लेना, और वहाँ से जाने लगता है। पर सू जियोंग उसका कार्ड फाड़ देती है और उसे उसकी जैकेट से खींचते हुए कहती है कि तुम जा कहाँ रहे हो। इसी चक्कर में बान जू के सनग्लास भी उतरकर नीचे गिर जाते हैं। इसे बान जू को भी गुस्सा आ जाता है और वो सू जियोंग से पूछता है कि यह क्या था। तो सू जियोंग कहती है कि तुमने एक्सीडेंट किया है, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी और पूछना चाहिए था कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। तुम में कोई मैनर्स नहीं है, तुम इतने यंग हो और गाड़ी इतनी खराब चला रहे हो। और फिर कहती है कि रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। ये सुनकर बान जू थोड़ा घबरा जाता है। तो रमन कहती है कि क्या आप पुलिस के नाम से तुम डर गए, जिस पर बान जू कहता है कि तुम मुझ पर इतना चिल्ला रही हो तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, छोटी सी बात का इतना बतंगड़ मत बनाओ। वैसे भी तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल खटारा सी लग रही है, पर फिर भी मैं इसके रिपेयर के पैसे दे दूंगा, मेरे लॉयर को कॉल कर लेना। और गाड़ी में बैठने लगता है, पर सू जियोंग उसे रोक कर कहती है कि अगर यह इतनी छोटी सी बात है तो लॉयर को क्यों कॉल करना, यह मसला अभी सेटल कर लेते हैं। जिस पर बान जू कहता है कि साइड हटो, मैं बहुत जल्दी में हूँ, और अपने सनग्लासेस उठाने लग जाता है। तभी रमनसू जियोंग सियोक हुई को आवाज लगाकर कहती है कि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना, गाड़ी आज तुम अपने घर ले जाओ। और फिर जाकर बान जू की गाड़ी की बैक सीट पर बैठ जाती है। ये देखकर बान जू उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो। तो सू जियोंग कहती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूं, चलो अब जल्दी में हो ना तुम। ये देखकर बान जू फ्रस्ट्रेट होकर गाड़ी में बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे और बान जू ने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। वो फिर सू जियोंग से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे फॉलो करोगी। तो सू जियोंग कहती है कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि तुम हॉस्पिटल में किसी को मिलने जा रहे हो। जिस पर बान जू उसे ताना मारते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं जल्दी में हूँ। तो सू जियोंग कहती है कि फिर तुमने मेरी गाड़ी में क्रैश क्यों किया। तभी बान जू पूछता है कि क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं, जिसे सुन सू जियोंग कहती है कि क्या तुम मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो। फिर हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हारी ट्रिक हमेशा काम करती है। इसे सुनकर बान जू और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है और सू जियोंग का ध्यान उस एम्बुलेंस पर चला जाता है। बान जू को भी किसी की कॉल आती है और वो बिना सू जियोंग को कुछ कहीं हॉस्पिटल में चला जाता है। सू जियोंग भी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर उसे वो कहीं नहीं दिखता। उधर हम देखते हैं कि बान जू सीधा अपनी ग्रैंडमदर के पास जाता है। वो उसे देखकर कहती है कि तुम लेट हो, जिस पर बान जू उसे सॉरी बोलता है। चेविमन फिर उसे कहती है कि जब मेरे बेटे की मौत हुई थी तब वो भी अभी डिपार्टमेंट स्टोर का डायरेक्टर बना ही था। तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें कितना अच्छा मौका दिया है, इससे फाइनली ये प्रूव हो जाएगा कि क्या तुम मेरे बेटे को रिप्लेस कर पाओगे या नहीं। इस पर बान जू कहता है कि मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि मैं योंग सिंह का सक्सेसर बनने के काबिल हूँ। तो उसकी ग्रैंडमदर कहती है कि हाँ मुझे प्रूव करो और छोटी सी भी गलती मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी भी गलती को माफ नहीं करूंगी। इसके बाद वो दोनों अपने एक एम्प्लॉय की फैमिली से मिलने जाते हैं जिसकी अभी डेथ हुई थी। उस आदमी की वाइफ चेविमन से कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप इतनी दूर हमसे मिलने के लिए आए हैं। तो चेविमन कहती है कि वो मेरा एम्प्लॉय था, इसलिए मुझे तो आना ही था। और फिर उसे दिलासा देती है और कहती है कि तुम्हारा बेटा अभी बहुत छोटा है, इसलिए जल्दी से अपने आप को संभाल लो। बान जू जब उस लड़के को देखता है तो उसे अपना बचपन याद आ जाता है। यहाँ पर वो अपने डैड की डेथ के बाद बैठा रो रहा था, पर उसकी ग्रैंडमदर उसे कहती है कि रोना बंद करो, तुम्हारे पास रोने का कोई हक नहीं है।
और फिर एक सीन में वो कह रही थी कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। ये सब सोचकर वो बहुत सैड हो जाता है। इन सभी के बाद वो अपने घर वापस आ जाता है। वो अपने कपड़े बदल कर एक पेंटिंग के सामने खड़ा हो जाता है और एक बटन को प्रेस करता है जिससे एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है। वो जब अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि उस कमरे में बानजू की पूरी दूसरी दुनिया बसी हुई थी। वो आराम से सोफे पर लेटकर कॉमिक बुक पढ़ने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सू जियोंग को देखते हैं जो अभी भी बानजू को गालियां दे रही थी और कह रही थी कि वो एक स्कैमर है। सारी बातें सू जियोंग हाजिन को बता रही थी। एक्चुअल में ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन गई थी। हाजिन उसे कहती है कि तुमने ही तो उसका बिजनेस कार्ड पाड़ा था। तो सू जियोंग कहती है कि मुझे थोड़ी पता था कि वो ऐसे ही चला जाएगा। तो हाजिन कहती है कि यह कितनी शेम की बात है, उसने तुम पर लाइन भी मारी थी। सू जियोंग कहती है कि वो उस सिचुएशन में भी यह सब कैसे कर सकता था, जिस पर हाजिन कहती है कि उसे लगा होगा कि तुम ही उसकी डेस्टिनी हो, तुम्हें ये सब हो जाने देना चाहिए था। जिस पर सू जियोंग गुस्से में कहती है कि उस स्कैमर के साथ बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ही वियर्ड था। उसने रात में सनग्लासेस पहने हुए थे और उसके स्टाइल से मुझे बहुत नफरत है। वो बिल्कुल उस ब्लैक ड्रैगन की तरह लग रहा था। ब्लैक ड्रैगन के बारे में बोलते ही वो कुछ सेकंड्स के लिए पॉज हो जाती है और हाजिन भी थोड़ी शॉक हो जाती है और जल्दी से सारा खाना बनाकर सू जियोंग के आगे रख देती है और उसे कहती है कि इसे खाओ और अच्छा फील करो। खाने को देखते ही सू जियोंग का मूड एकदम से चेंज हो जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है, पर फिर पूछती है कि क्या आप मुझे हमेशा ऐसे ही खाना देते रहोगी और यहाँ पर कोई कस्टमर भी नहीं है। तो इस पर हाजिन कहती है कि इसलिए तो मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। ये फिश भी थोड़े टाइम में खराब होने वाली थी। सू जियोंग फिर कहती है कि आपको इस जगह को खोले हुए 2 महीने हो गए हैं, सब कुछ ठीक तो है ना। तो इस पर हाजिन कहती है कि तुम अपनी फिक्र करो डायरेक्टर किलर, कितने दिन हो गए हैं तुम रोज देर तक काम करती हो। तो सू जियोंग कहती है कि आज मेरा आखिरी दिन है, कल से नया डायरेक्टर आ रहा है, मैं कसम खाती हूँ कि इस वाले को अच्छे से ट्रीट करूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बानजू और क्वॉन दोनों कंपनी में पहुंच गए थे। क्वॉन बानजू से पूछती है कि क्या अब आप सीधा डायरेक्टर्स ऑफिस में जाओगे। तो बानजू कहता है कि नहीं, पहले मुझे आसपास की सारी चीजें अच्छे से देखनी है। आगे हम देखते हैं कि सू जियोंग लिफ्ट में थी और सियोक हुई उसे कह रहा था कि कल रात आप ऐसे ही चली गई थी, आपको पता है कि मैं कितना शॉक हो गया था। और फिर पूछता है कि क्या आप ठीक हो। तो सू जियोंग कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा मूड अभी थोड़ा खराब है। और फिर उसे पूछती है कि तुम कार सेफली ले आए हो ना। तो इस पर सियोक हुई उसे बताता है कि कार के पीछे थोड़ा सा स्क्रैच है। इस पर सू जियोंग गुस्से में ऊंची आवाज में कहती है कि उसने तो कहा था कि गाड़ी सिर्फ थोड़ी सी टच ही हुई है। जब वो ये सब बकवास कर रहा था मुझे उसी वक्त उसे पंच मार देना चाहिए था। और जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब हम देखते हैं कि बानजू और क्वॉन भी उसी लिफ्ट में थे। वो उसकी बातें सुनकर अपनी वॉच में रिकॉर्ड करता है कि पब्लिक स्पेस में बहुत शोर होता है और इसलिए एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग की जरूरत है। इसके बाद वो दोनों लंच वाले एरिया में आते हैं। वहाँ बानजू अपनी वॉच में रिकॉर्ड करता है कि मेन्यू को पूरा बदलना है और उसमें और प्रोटीन ऐड करना है। वहाँ हम देखते हैं कि सू जियोंग भी वहीं बैठी खाना खा रही थी। तभी नाना पूछती है कि नया डायरेक्टर आज ही आ रहा है ना। डायरेक्टर्स ऑफिस तो खाली था। इस पर सू जियोंग कहती है कि वो पहले दूसरे डायरेक्टर्स से मिलने गया होगा। तभी सियोक हुई सू जियोंग से पूछता है कि आप इस बार इस डायरेक्टर से अच्छे से बात करेगी ना। तो सू जियोंग कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं ये कर पाऊँ, मैं भी इस डायरेक्टर किलर के नाम से परेशान हो चुकी हूँ। मैं तो पहले एक हीलर हुआ करती थी। इसे सुनकर तो सियोक हुई हंसने लग जाता है और कहता है कि हीलर नहीं किलर होगी आप। इस पर सू जियोंग कहती है कि कंपनी वाले एक अच्छे डायरेक्टर को हायर कर सकते हैं ना, जो अपने काम में अच्छा हो। असल में सारी गलती इस कंपनी के HR डिपार्टमेंट की है। उसकी यह बात बानजू भी सुन लेता है और अपनी वॉच में रिकॉर्ड करता है कि उसने कंपनी की बेइज्जती की है और अपनी टीम के स्पिरिट को घटाया है। ये देखकर क्वॉन उसे कहती है कि तुम पहले दिन से इतना हार्ड वर्क कर रहे हो। तो बानजू कहता है कि शेर हमेशा तेज भागता है, चाहे वो फिर किसी खरगोश का ही शिकार क्यों न कर रहा हो। इन सिंपल टास्क में भी मुझे अपना बेस्ट देना है। तभी उसका ध्यान सू जियोंग पर जाता है और वो उसे गौर से देखने लग जाता है। ये देखकर क्वॉन उसे पूछती है कि क्या हुआ। तो बानजू कहता है मुझे लगता है कि मैंने अभी उस इंसान को देखा है जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हमारी इस कहानी के सेकंड मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम सीवॉन है। वो भी बानजू की कंपनी में ही काम करता था। उसे किसी ने फ्लावर्स का बोके भेजा था और वो उसे ही देख रहा था। तभी वहाँ पर बानजू आ जाता है और सीवॉन उसे देखकर शॉक हो जाता है और उसे बानजू कहकर बुलाता है। पर बानजू कहता है कि मैं योंगसिंग डिपार्टमेंट स्टोर स्ट्रैटेजी टीम का नया डायरेक्टर हूँ। और फिर उसे कहता है कि क्यों ना हम थोड़ी देर बात कर ले डिजाइनर सीवॉन। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। सीवॉन उसे कहता है कि अच्छा तो तुम डिपार्टमेंट स्टोर के डायरेक्टर हो, क्या चेयरवुमेन ने फाइनली तुम्हें सक्सेस बनाने का डिसाइड कर लिया है। जिस पर बानजू कहता है कि यह तो अभी शुरुआत है। ये सुनकर सीवॉन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहिए, मैं तुम पर बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ छोटे भाई। इस पर बानजू कहता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई कैसे हुआ, हम दोनों का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है।
तो सीवॉन कहता है कि क्योंकि मेरी मॉम तुम्हें अपना बेटा मानती है और मैं तुम्हें पिछले 20 सालों से जानता हूँ, क्या तुम मेरे छोटे भाई नहीं बन सकते? इस पर बानजू कहता है कि नहीं। सीवॉन फिर उसे बोके देता है और कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम जहाँ आ रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट ले आता। और फिर कहता है कि वेलकम टू योंगसिंग डिपार्टमेंट स्टोर। बानजू जब उस बोके पर लगे हुए कार्ड को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो बोके सीवॉन को किसी औरत ने दिया था। ये देखकर वो उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी थके नहीं हो ऐसे औरतों को सेड्यूस करते हुए? जिस पर सीवॉन कहता है कि मैं उन्हें सेड्यूस नहीं करता, मैं सिर्फ एग्जिस्ट ही करता हूँ। बानजू फिर कहता है कि मुझे नहीं परवाह कि तुम बाहर क्या करते हो, पर कंपनी में ये सब नहीं चलेगा। तो सीवॉन कहता है कि डेटिंग में कुछ बुरा नहीं है। तो बानजू कहता है कि तुम जो कर रहे हो उसे डेटिंग नहीं कहते। तभी बानजू की शर्ट पर सीवॉन के जूस की एक बूंद गिर जाती है। वो जल्दी से उठता है और उसे कहता है कि जाने से पहले मेरे ऑफिस से होकर आना। इस पर सीवॉन कहता है कि क्या तुम ऐसे ही जा रहे हो? तो बानजू कहता है कि मेरी परफेक्ट शर्ट तुमने खराब कर दी है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सीवॉन कहता है कि यह छोटा होता थोड़ा सा क्यूट था। आगे हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजी टीम के सभी लोग अपना काम कर रहे थे। तभी नाना बानजू को अपने ऑफिस में जाते हुए देखती है और सभी को कहती है कि लगता है कि नया डायरेक्टर आ गया है। ये देखकर सियोक हुई सू जियोंग से कहता है कि आपको उन्हें जाकर हेलो बोलनी चाहिए और भूलना मत कि इस बार आप हील हो। ये सुनकर सू जियोंग अपने आप से कहती है कि ऑफिस पॉलिटिक्स खेलने का टाइम आ गया है। अपने चेहरे पर स्माइल लाकर वो बानजू से मिलने उसके ऑफिस की तरफ चली जाती है। वो तो दरवाजे पर 2-3 बार नॉक करती है पर आगे से बानजू कोई जवाब नहीं देता, जिसे देखकर सू जियोंग खुद ही अंदर चली जाती है और देखती है कि वहाँ बानजू अपनी शर्ट चेंज कर रहा था और उसकी बैक पर बहुत बड़ा ड्रैगन का टैटू भी बना हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। बानजू जब पीछे मुड़ता है तो सू जियोंग उसे पहचान जाती है कि यह वही रात वाला आदमी है और बानजू उसे देखकर जल्दी से अपनी शर्ट वापस पहन लेता है और पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके मुंह पर भी अपना हाथ रख देता है। कुछ सेकंड्स के लिए तो वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहते हैं और यहीं पर यह पार्ट खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।